देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जी, तो कोरोना महामारी से मर रहे पाकिस्तान को अपने लोगों की जान बचाने की फिक्र जरा भी नहीं लग रही। आवाम का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हर रोज नई तिकड़म में जुटे हुए हैं। नई साजिश गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की थी, मगर संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के इस पैंतरे पर पानी फेर दिया। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में आपका स्वागत है। यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को बता दिया है कि पीओके पर उसका अधिकार नहीं है, बल्कि अवैध कब्जा है, लिहाजा वो चुनाव कराने के फैसले नहीं ले सकता। कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एक संशोधन के जरिए गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की इजाजत दे दी। मगर पाकिस्तान की सभी चालें नाकाम हो गई हैं। हर पैंतरे से पर्दा उठ गया है और उसे सख्त लहजे में समझा दिया गया है कि पीओके का ख्वाब बुनना छोड़ दे, मुल्क की चिंता करे। आज की कड़ी में बात होगी पाकिस्तान की। हम पूछेंगे कि पीओके में बंद इलेक्शन तो इमरान का कितना बढ़ेगा टेंशन। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देख सको तो देख लो वो सपने जो कभी नहीं पूरे हो सकते। अपनी कायर फौज के मुखिया बाजवा को भी बोल दो हिंदुस्तान के खिलाफ वो ख्वाब देखना छोड़ दे जिसे वो कभी पूरा करके तुम्हें नहीं दे सकता है। भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए पाकिस्तान की हर चाल और स्वांग पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और उसके डरपोक प्रधानमंत्री इमरान खान को जबरदस्त झटका लगा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान पर राजनीतिक और आर्थिक कब्जे की कोशिश धरी की धरी रह गई। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाया है जिसमें इमरान खान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान में सीधा दखल नहीं दे सकता, लिहाजा चुनाव कराने की बात ही भूल जाए। पाकिस्तान के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान में दखल अंदाजी करे। यूएन ने इसे विवादित क्षेत्र घोषित किया है। कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान को इस इलाके से सीना हटाने के लिए भी यूएन ने कहा था। आपको बता दें कि बीते 15 मई को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारतीय इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान पर अपने अवैध कब्जे को वाजिब ठहराने की कोशिश की। पाकिस्तान ने संविधान के अनुच्छेद 56 का विस्तार क्षेत्र बढ़ाने वाले एक संशोधन आदेश 2020 को जारी किया। यह पाकिस्तान में चुनाव कराने के दायरे को बढ़ाता है। संशोधन के बाद पाकिस्तान की कोशिश है गिलगिट बाल्टिस्तान में आम चुनाव होंगे और अवैध कब्जे वाले इलाके में पाकिस्तान के अंतरिम सरकार का गठन होगा। यह व्यवस्था पहले नहीं थी। चुनाव नहीं हो सकते थे, अंतरिम सरकार नहीं बनाई जा सकती थी। मौजूदा वक्त में यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सरकार है जिसका कार्यकाल 26 जून को खत्म हो रहा है। आम चुनाव कराने की तैयारी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का बड़ा उल्लंघन है। चंद रोज पहले भी पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में सिंधु नदी पर बांध बनाने का करार चीन के साथ किया था, जबकि पाकिस्तान अच्छी तरह से वाकिफ है कि यह भारत का हिस्सा है, इस पर उसका अवैध कब्जा है और इस कब्जे वाले इलाके में वो बांध नहीं बना सकता। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के साथ ही इमरान खान की टेंशन बढ़ गई। पीओके में इलेक्शन कराने के प्रोपेगेंडे पर पानी फिर गया है। पाकिस्तान इसको लेकर बौखलाया हुआ है। इमरान खान तनाव में है। इमरान की कोशिश थी कि जैसे हिंदुस्तान ने कश्मीर को लेकर कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, वो भी कुछ ऐसा ही करे। लेकिन इमरान खान शायद भूल गए हैं कि कश्मीर ही नहीं, पीओके भी हमारा है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। और देश के गृह मंत्री ने जब यह बात संसद के अंदर कही थी तो वो अपनी बात नहीं कह रहे थे, वो पूरे देश की भावनाओं को जाहिर कर रहे थे। जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, गिलगिट बाल्टिस्तान भी है और उसमें किसी तरीके का मटेरियल चेंज हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आ रहा है? यूएन ने एक बार फिर से यह हिदायत दी है कि आप ऐसा करने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान क्या मान जाएगा? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान
कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी सीएम रहे हैं, यहाँ के लेजिस्लेशन के वो स्पीकर भी रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के। जानते हैं जम्मू कश्मीर का हाल। सरदार आरपी सिंह साहब, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। इंजीनियर चौधरी इफ्तिखार गुज्जर इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। आरजू काजमी, जो कि पाकिस्तान की पत्रकार हैं, इस चर्चा में होंगी। मुश्ताक सिकंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दीपक झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन असल में कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की अड़ी में। और सबसे पहले कविंद्र गुप्ता साहब, क्योंकि आप एकदम करीब से इन बातों को महसूस कर सकते हैं, क्या हिंदुस्तान ने अभी तक जो कुछ किया है वो काफी है? यूएन की चेतावनी के बाद क्या अब पाकिस्तान बाज आ जाएगा? देखिए, हम एक बताना चाहते हैं, हम संघ परिवार के लोग हैं और 1950 में जब जनसंघ हमने बनाई थी, उसी दिन हम अखंड भारत का झंडा लगा करके अपने ऑफिसेज में, और हमारा जो सपना था उसको हमने पूरा करना है। पाकिस्तान को मिटाना है। ये शेख अब्दुल्ला या नेहरू की सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। और जो हमने सोचा वो हम करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हमने इसके लिए करवाया है, बहुत से लोगों का हमने बलिदान दिया है। अब उसको उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं यही कहूंगा कि आज कविंद्र गुप्ता साहब, देश के तौर पर बात कर लें, होने वाला है। पाकिस्तान के मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश के तौर पर बात कर लें, क्या हमने जो कुछ अभी किया वो काफी है? हमने वहां की वेदर रिपोर्ट्स भी जारी करनी शुरू कर दी, यूएन ने चेतावनी भी दे दी। पाकिस्तान बाज आ जाएगा क्या? आपका अनुभव? भारतीय पार्लियामेंट, देखिए, पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए, उनका अपना अस्तित्व तो कुछ है नहीं, ना ही वो कोरोना से लड़ने के काबिल हैं। और आज इस प्रकार की बातें करके, भारतीय पार्लियामेंट में हमने पास किया था कि कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। आने वाले समय में ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है। कोई ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। चौधरी इफ्तिखार गुज्जर के पास मैं जाऊंगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए हैं, वहां की रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कोरोना को नहीं संभाल पाने की वजह से गिलगिट बाल्टिस्तान आपको इस समय याद आ रहा है, ताकि आवाम का ध्यान आप भटका सकें। इफ्तिखार साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया TV9 के, मुझे आज आपने एक बड़े अहम मौजू के ऊपर लिया, और मैं ये समझता हूँ कि आपका ये बावकार चैनल जो है, इसका ये बड़ा अच्छा एक तरीका है कि वो अपने गेस्ट को एहतराम भी देता है, उनकी बात भी सुनता है और एक अच्छी हेल्दी डिबेट का माहौल पैदा करता है। मैं आपको आपकी जुबान में धन्यवाद कहता हूँ। देखिए, बात यह है कि जब तक आप पाकिस्तान को एक आज़ाद कंट्री नहीं तस्लीम करेंगे, और जब आप 70 साल गुजरने के बाद भी अखंड भारत की बात करेंगे, तो फिर कैसे ये होगा? फिर तो तनाव है ना, फिर तो खुली जंग है। और आप जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, या आप हमारे जो आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कह रहे हैं, मेरे दोस्तों, इसके लिए तो 1948 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो यूनाइटेड नेशंस में गए थे, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे रायशुमारी करा लेते हैं, आप जंग बंद कर दीजिए, लड़ाई बंद कर दीजिए। अब देखें, आपके अपने प्रधानमंत्री और जो कि आपके इंडिया के बड़े एक रिस्पेक्टफुल लीडर हैं। ये अलग बात है कि जब RSS की, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने उनको बुरा कहा, और इसी RSS ने तो आपके महात्मा गांधी को भी वहां पे उनका बलिदान किया, उनको मारा। अब अगर इस तरह की आप बातें करेंगे, तो हम अपने इस खित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में, मुझे बताएं कि हम कोरोना से लड़ेंगे, गुर्बत से लड़ेंगे, हम कम तालीम के ऊपर लड़ेंगे। हमारे लोग जो हैं, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट ब्रीड इस सब कॉन्टिनेंट में रहती है। आप अमन, आस्था और प्यार मोहब्बत की बात क्यों नहीं करते? आप हमें इफ्तिखार गुज्जर साहब, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बातचीत की शुरुआत की। एक सेन व्यक्ति से, एक दिमागी तवाज़न जिसका सही हो, जिम्मेदार ओहदे पर बैठा हो, उससे यही उम्मीद की जाती है, जो आपने जिस तरीके से शुरुआत की। बस एक जगह मुझे बात थोड़ी अलग लगी, वो ये लगी कि आप ऑरेंज और रेड को एक जैसा बता रहे हैं, जो कि है नहीं। पाकिस्तान को हिंदुस्तान तस्लीम नहीं करता, यह बात नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के वो हिस्से जो पाकिस्तान कब्जाना चाहता है, वो हिंदुस्तान नहीं होने देगा, और यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए।
क्या मैं ठीक कह रहा हूं? और मैं आपके पास आऊंगा अभी आरपी सिंह साहब का मैं जरा इस पर नजरिया ले लूं। आरपी सिंह साहब, क्या जो मैंने ऑब्जर्व किया वही आपने ऑब्जर्व किया इफ्तिखार साहब की बातों में? बिल्कुल। देखिए इफ्तिखार साहब, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और जो बात मैं बोलूंगा वो बिल्कुल आप में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इशू है, ये कोई हमारा इशू नहीं है कि हमने भाजपा ने कोई चलाया या संघ विचारधारा चलाया। आपने बड़ी बड़ी बातें कह दी यहाँ पर बैठकर कि गांधी जी को संघ विचारधारा के लोगों ने मारा। आपका कुछ लेना नहीं, आपको इतिहास का जानकारी नहीं है। मैं आपको 10 चीजें बता दूंगा। भुट्टो को इसने मरवाया या बेनजीर भुट्टो को इसने मरवाया या उनके पिता को इसने मरवाया, ऐसी 10 चीजें हैं। और वो कहना नहीं चाहिए मुझे, सब में मत पड़िए, हकीकत पे आइए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। मैटर ऑफ टाइम, हमारी पार्लियामेंट में उस पर रेजोल्यूशन पास हुआ है बकायदा, और वो यूएन ने भी अब आपको कह दी कि आप उसमें चुनाव नहीं कर सकते। मतलब अब तो यूएन बॉडी भी इस बात को मान्यता दे रही है। आप यूएन का हवाला दे रहे थे 1948 का, मैं तो 2020 का हवाला दे रहा हूँ, मई 2020 का हवाला दे रहा हूँ, जब यूएन ने कह दिया कि आप वहां पे चुनाव नहीं कर सकते। वो आपका इसका कुछ वास्ता नहीं है, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की टेरिटरी है, हिंदुस्तान उस पर डील करेगा जब जरूरत पड़ेगी। और मैं आज कह रहा हूँ, जिनको लेकर आप कह रहे हैं कि अब आरएसएस की लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, मैं आज कह रहा हूँ, मेरी बात पकड़ लीजिएगा। इसी 5 साल के अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो आपने कर रखा है, जम्मू कश्मीर सॉरी, वो भारत का अभिन्न अंग होगा। मेरी आज बात नोट करना। बाकी मेहमानों का भी रुख कर लें। आरजू काजमी, इसमें क्यों कंफ्यूजन है? नहीं सर, आ रहा हूं आपके पास जो बातें वो पूरी सुनूंगा। मेरे को एक बार सारे मेहमानों के पास होकर आने दीजिए। आरपी सिंह साहब प्लीज, आ रहा हूं मैं आपके पास। आपके हाथ में कुछ है, आप दिखाना चाह रहे हैं, वो भी मैं देखूंगा। आरजू काजमी, क्यों कंफ्यूजन है ये? 5 साल में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान ले लेगा, आरपी सिंह ये कह रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है रूलिंग पार्टी के। देखिए, आप लोग अपनी एक इल्यूजन में रहते हैं। अपना एक आप लोगों का एक दिमाग चलता है जिसमें आपने सिर्फ यही सोच के रखा हुआ है कि पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। अभी जैसे आपके पहले पैनलिस्ट कह रहे थे, छोटी से छोटी कंट्री भी जो बनी हो ना सर, वो कभी खत्म नहीं होती। और पाकिस्तान को तो आप लोग भूल ही जाएं। पाकिस्तान को खत्म करने की बात नहीं कही गई है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लिया जाएगा, नहीं, गिलगिट बाल्टिस्तान भी उसका हिस्सा है। मेरी बात सुने, आप लोग अपने अभी इस वक्त इंडिया के अंदर जो मूवमेंट्स चल रही हैं, जिसमें खालिस्तान की भी है, जिसमें मुस्लिम्स की भी है, आपने जो शर्जील इमाम और इन सबको बंद कर रखा है, तो उनको बाहर निकालें, उनसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है। आप खालिस्तान का नाम कैसे ले रही हैं आरजू? और आप एक प्रतिबंधित संगठन का नाम कैसे ले रही हैं आरजू काजमी? आप क्या चल रहा है, आपके जो मूवमेंट्स चल रही है, हम भी उस पर देखते हैं। एज अ जर्नलिस्ट मैं बिल्कुल स्टडी करती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात चल रही है ना, जरा एज अ जर्नलिस्ट कुछ नाम ले लेता हूँ। आरजू काजमी जी, ये नाम सुन लीजिए और उसके बाद जरा आपने जवाब दीजिएगा। बाबा जान, the former vice president of Awami Workers Party and his companions were convicted under the law for raising voice for the political and social rights of Gilgit Baltistan। इनको अंदर कर दिया गया, वहां का एक ड्रैकोनियन कानून उसको लागू करके। अभी कुछ दिनों पहले कुछ एक लोगों को अंदर किया गया, उसका भी हवाला है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, इनको तो खैर एक्साइल ही कर दिया गया, ये शायद अभी इन दिनों यूके में रह रहे हैं। इस तरह के न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान में अपने ऊपर हो रही एट्रोसिटीज को जब कभी जाहिर करने की कोशिश की, उनको अंदर कर दिया गया या उनको चुप करा दिया गया या मर्डर कर दिए गए। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने यहाँ पहले चेक करें ना, आपके यहाँ किधर है? शर्जील इमाम कहाँ है? वारिस पठान कहाँ है? जो आपके यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे अगर कोई कुछ बोल रहा था, मैं ये नहीं कह रही कि वो सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे, लेकिन अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है वहां पे, इंडिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है वहां की माइनॉरिटी को, तो आपको पहले वो सॉल्व करना चाहिए। लेकिन आप लोग जो है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पूरे टाइम पाकिस्तान वारिस पठान के बारे में आपकी मालूमात क्या है? मैं जरा पूछ लूं, आपने एक नाम लिया है, वारिस पठान कौन है, आपको मालूम है आरजू काजमी? मुझे मालूम है। मैं वारिस पठान, आपने क्या सवाल पूछा? वारिस पठान कहाँ है आपने कहा ना? एक सेकंड मैडम, बात तो सुनिए। वो अपने घर में है मुंबई में, महाराष्ट्र में। अपने आपके बारे में बात करता है, जो आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करता है, जो आपके अगेंस्ट बोलता है। नहीं, वारिस पठान आपके हिसाब से कहाँ है? कोई अगर वारिस पठान आपके हिसाब से कहाँ है? आप लोगों के, मुझे बताइए, आपने नाम क्यों लिया? ये जिना वाली आजादी क्यों मांग रहे थे, मुझे बताइए। दिल्ली प्रोटेस्ट, अब जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप कहीं और चली जा रही हैं। आपने पहले जो नाम लिया उसके बारे में आपको क्लियर करना चाहिए कि आपको क्या इंफॉर्मेशन है इस नाम के बारे में। मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो एक मोमेंट चला रहे, वो आपकी अपने लोग हैं,
वो कोई पाकिस्तान से भेजे हुए नहीं है, वो आपके अपने इंडियंस हैं जिन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट में भी वो खड़े हुए थे, और जहां पे मुस्लिम खवातीन जो लेडीज थी मुस्लिम वो बैठी हुई थी दिल्ली में सबसे ज्यादा। तो आप बताइए ना उनको क्या प्रॉब्लम थी वहां पे। आप हर वक्त गिलगित बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर, कभी बलोचिस्तान, आप लोग पूरे दीपक झा हमारे साथ जुड़े हुए। आता हूं आरजू गाजमी आपके पास, और इसके बाद मुश्ताक आपके पास आऊंगा मैं। लेकिन दीपक झा, आप देख रहे हैं कि ये मामला यहां तक पहुंचा हुआ है। मुझे ये लगता है और इस देश के तमाम लोगों को ये लगता है कि वक्त रहते इसका इलाज हो जाता तो ये घाव नासूर नहीं बनता। मनीष जी, दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? बढ़िया आ रही है। तो मैं बताना चाहता हूं, देखिए राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दे पे हम सरकार के साथ होते हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। पाकिस्तान जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है, कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई इस पे निगाह नहीं डालना चाहिए किसी को। जो आंख डालेगा उसकी आंख, हमारी देश की ताकत इतनी है जनता सेना की कि उसकी आंख फोड़ सकता है, उसकी आंख निकाल सकता है। परंतु हमें मानवता को भी जिंदा रखना है, इंसानियत को भी जिंदा रखना है। हमें एटम बम पे बैठ के सवारी नहीं करना है। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं इस देश में, एक जुमला बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं। तो वो पाकिस्तान के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं। देशभक्ति हमको और आपको सिखाने की किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ बच्चा पैदा होता है, वंदे मातरम की बात करता है, भारत माता की बात करता है। हमारा झगड़ा पाकिस्तान की जनता से नहीं है, पाकिस्तान के हुक्मरानों से है। तो पाकिस्तान की जनता कहती है हम अपने देश की जनता को उल्लू बनाएंगे, आप अपने देश की जनता को उल्लू बनाइए। ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं, आज 70 सालों की आप बात करते हैं, हम पाकिस्तान तो नहीं बन गए ना। 70 सालों में हमने कितनी तरक्की की, हमारी सेना ने कितनी ताकत अर्जित किया है। तो 70 सालों में जो लोग कहते हैं, मेरा सवाल बड़ा सीधा था दीपक। आपने तो पता नहीं कहां इसको एक जुमला रात में कहते हैं, एक सुबह कहते हैं, वो क्या जुमला मुझे नहीं मालूम। दूसरे आपने ये भी कह दिया कि दोनों मुल्कों में जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने यहाँ के लोगों को उल्लू बना रही हैं। मतलब वो लोग जिन्होंने इन लोगों को चुना, इनको सरकार तक पहुंचाया, इक्तदार दिया, वो तमाम लोग ऐसा लगता है उनको कोई सोच समझ नहीं है और ऐसे लोगों को वहां बिठा दिया जिनको अपनी नहीं। मैं आपसे एक बात सीधा ये पूछ रहा था कि गिलगिट बाल्टिस्तान को वक्त रहते, आज ये सरकार जो कोशिश कर रही है, अगर ये वक्त रहते किया जाता तो ये घाव नासूर बनने से रोका जा सकता है क्या? सीधा सवाल है दीपक मेरा। सीधे सवाल का सीधा जवाब मैं देता हूं। इमरान खान साहब वहां से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री होंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और नरेंद्र मोदी जी इमरान खान की तारीफ करते हैं, वहां बिरयानी खाने चले जाते हैं। एक कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप गिलगित को, यह है आपका सीधा जवाब, ये सीधा जवाब है। आता हूं आपके पास, मुश्ताक के पास जाना होगा। मुश्ताक सिकंदर मेरे साथ यहां जुड़ रहे हैं। मुश्ताक सिकंदर, ये आरोप भी लगाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वहां गिलगिट बाल्टिस्तान का मुद्दा अब वो सामने आ गया है, यूएन ने भी दिखा दिया कि इसमें हकीकत क्या है। तो उधर से ये कहते हुए यूएन को लेटर्स पर लेटर्स भेजे जा रहे हैं कि यहां जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक फ्लड की जा रही है और यहां पर चीजें इस तरीके से बदली जा रही हैं कि यहां के लोग ही यहां के नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की इस तरह की बातों का जवाब क्या होना चाहिए? क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या फिर एग्रेशन ही एक जवाब हो सकता है? देखिए, आप दो चीजों को मिला रहे हैं। पहली बात जो यूएन ने कही, पहले तो सब ऑर्गेनाइजेशन चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये तो मानते नहीं है यूएन की लेजिटिमेसी को। जब भी यूएन ने मीडिएट करना चाहा कश्मीर में, इन्होंने कहा हमें ये बायलैटरल इशू है, डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ पर अभी भी 47 से लेकर यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑपरेशंस ग्रुप श्रीनगर में, सनवार में ऑपरेटेड है। अगर यूएन की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, तो अगर आज कोई बयान यूएन दे रहा है रिलेटेड टू पीओके या आजाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, तो उसके रिलेटेड अगर दे रहा है बयान, तो वह हम इतना उसको लेजिटिमेसी क्यों दे रहे हैं कि यूएन ने कहा? यूएन तो इससे पहले भी फरवरी में वो जनरल सेक्रेटरी का एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया कि देखिए जी, जो कश्मीर का मामला है यूएन इज रेडी टू मीडिएट ऑन दैट, लेकिन इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इससे पहले ट्रंप का मामला आया था, उन्होंने कहा था थर्ड पार्टी मीडिएशन करेंगे, उस टाइम भी इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। तो आज यूएन के लिए इतना प्यार क्यों उभर रहा है मीडिया में या बीजेपी के लिए? तो एक मसला। दूसरा मसला, जहां तक ये मामला है कि पाकिस्तान रहेगा, आजाद कश्मीर को ले जाएंगे, तो ये तो रेटरिक चल रहा है 47 से। तो ना पाकिस्तान इस हिस्से पे कब्जा करने की क्षमता रखता है, ना इंडिया उस वाले हिस्से को हथियाने का
कोई उनके पास कोई ऐसा मॉरल राइट है या वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। ये तो रेटरिक है जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर रही है। 3 चीजें आपने कही, 47 यूनाइटेड नेशंस और कश्मीरी उसमें मर रहे को हैं, सुविधा के हिसाब से माना जाता है और खारिज किया जाता है। एक सेकंड मुश्ताक, मैंने सुन ली आपकी 3 महत्वपूर्ण बातें। यूनाइटेड नेशंस को सुविधा के हिसाब से माना जाता है, खारिज किया जाता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे, ये एक बार बार दोहराया जाने वाला जुमला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आप ये भी कह रहे हैं कि वहां के लोग ना इधर जाना चाहते ना उधर जाना चाहते। कविंद्र गुप्ता, रिएक्शन। देखिए, इनको धारा 370 भी जुमला लगता था, इनको 35A भी जुमला लगता था, इनको राम मंदिर भी जुमला लगता था। अब वो कमजोर सरकारें नहीं है हिंदुस्तान में महाराजा हरि सिंह ने जो सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट किया था वो फाइनल था। और 1947 में 26 अक्टूबर को जो सेशन हुआ था वो महाराजा हरि सिंह ने 75 लाख में, उसमें केवल भारत वाले जम्मू कश्मीर की बात नहीं हुई थी, ये पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है और इसके लिए आपको समझना होगा। और गिलगित बाल्टिस्तान उसी इलाके में आता है, उसमें आपकी हिम्मत नहीं है कि उसमें आप इलेक्शन करवा के दिखाइए। हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज भी कुछ इस तरह के लोग जो पाकिस्तान के एजेंट बनकर के बात करते थे, उसी के कारण से यहाँ पर खराबी थी। लेकिन इस प्रकार के लोगों को सहन नहीं किया जाएगा। हम ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हम आज भी कहते थे, पहले भी कहते हैं और आने वाले समय में भी कहेंगे। और आने वाले भविष्य में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का होगा, ये तय है। इसके लिए आप अपनी सोच बदल दीजिए। जहाँ तक वो मैडम यहाँ पर बोल रही थी, मैं इनको बताना चाहता हूं, आप अपना बाकी हिस्सा संभाल करके रखिए, बलोचिस्तान और सिंध का। पहले ही बांग्लादेश आपसे जा चुका है, खुद को तो संभाल नहीं पाते हो, आप दूसरों की बातें करते हो। आप भारत के पास जो महाराजा हरि सिंह की कदर करते हो, हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया है। और अगर किसी सरकार ने, नेहरू ने या शेख अब्दुल्ला ने गलतियां की होंगी तो उसको सहन नहीं किया जाएगा, वो वक्त चला गया है। अब भारत में एक मजबूत सरकार है और आने वाले समय में आप को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के जो यहाँ पर एजेंट बैठे हैं उनको बिल्कुल सहन किया जाने वाला नहीं है। आज भी हमने जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं उनको अधिकार दिए हैं। आज यहाँ पर हमने जो भी बाहर से आते थे उनको ये लगता था कि ये कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, आज उन पर हमने लगाम लगाई है। आने वाले समय में जो मीरपुर, मुजफ्फराबाद, जो वहाँ के लोग हैं उनको हिस्से को अपने में मिला करके फिर आप सोचेंगे कि ये जो कहते थे ये गलत नहीं कहते थे, ये जो कहते हैं वो करते हैं। और हमारा जो एजेंडा है वो देश के हित में है और देश के हित में हम कोई भी बात कहते हैं उसको करेंगे, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े। देश के हित में हमको जो जरूरी लगेगा वो करेंगे। ये आज का हिंदुस्तान है और बीती गलतियां अगर हुई हैं तो उनको सुधारा जाएगा। आरजू काज़मी, लेसन लिया है हिस्ट्री से, अपनी गलतियों से आपने कुछ भी नहीं सीखा है। आप लोग हर चीज को और सिचुएशन को खराब से खराब कर रहे हैं। अपने घर में आपके आग लगी हुई है और आपकी नजरें पड़ोसियों के ऊपर है, बजाय इसके आप अपने घर की आग को बुझाएं। जो आपके मोमेंट्स चल रही हैं वो उसको आप सही करें, उन लोगों को शिकायत जो है वो दूर करें। नहीं, आपको इधर हमें धमकियां देनी है और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आदत है। हम लास्ट कोरोना की तरफ ध्यान दीजिए, कोरोना की तरफ की यही बातें सुन रहे हैं। अपने देश के लोगों का टेस्ट कीजिए अपने देश के लोगों का टेस्ट कीजिए, वो कोरोना से बेचारे कहीं उनको ना हो जाए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है हम भारत से भेजेंगे, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आने वाले समय में वो लोग हमारे ही होंगे, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप समझिए, आप कोरोना का ध्यान रखिए। वहां पर जो लोग बिना किसी चीज के मर रहे हैं, आपको अगर कोई मास्क चाहिए, आपको राशन चाहिए, आप उनकी बात करिए। आप का इलाज नहीं है सर, जो हम डॉक्टर नहीं सोचते हैं, हम करके दिखाते हैं। हमने देखिए बांग्लादेश आपको याद है, बांग्लादेश को याद करिए, बांग्लादेश बांग्लादेश चला गया था आपके हिस्से से, आपने वहां पर कितना कत्लेआम किया था, वहां पर अपने लोगों को किस प्रकार से आप हमें सिखाएंगे। इफ्तिखार साहब, गिलगिट बाल्टिस्तान से हमने शुरुआत की थी। मैं एक बार फिर से वहीं आना चाहूंगा क्योंकि बातें बहुत इधर उधर जा रही हैं। एक बार फिर से आपके पास आता हूं इफ्तिखार साहब। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि वहां के लोग ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, वहां के लोग जो उनका मानवाधिकार का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, कई बार वो कह चुके हैं, यूएन तक में जाकर कह चुके हैं। क्यों पाकिस्तान न सिर्फ वहां के लोगों पर ज्यादती कर रहा है बल्कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में न सिर्फ हक दिखा रहा है बल्कि चाइना को वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इजाजत भी दे रहा है?
अच्छा, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे एक बड़ी इमारत से बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब गुफ्तगू हो रही है, एक बेटी बात कर रही है तो उसकी बात मुकम्मल सुने। ये जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपनी उम्र गुजार ली है, इनको आइंदा नस्लों का फिक्र करना चाहिए कि हमारी आइंदा नस्लों ने भी जिंदा रहना है। सर, जो क्या सवाल आप पूछा समझते है, हैं पाकिस्तान सबकी उम्र दराज हो, खत्म कर- आपको भी मैं ये नहीं करूंगा कि आपकी उम्र अब जो पूरी होने वाली है, मैं ये बोलूंगा कि आपकी उम्र भी खूब दराज हो। यहाँ बैठे तमाम मेहमानों की उम्र 100 के पार हो। आप मुद्दे पर आए। गॉड ब्लेस हिम, लॉन्ग लाइफ, मोर देन माई लाइफ। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमने अपनी उम्रें गुजार ली हैं, हम नई नस्ल को अमन और प्यार और मोहब्बत की बात दे के जाएं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का ये जो एटम बम है, ये कोई कुल्फी खाने के लिए रखा हुआ है, ये शुरली पटाखा है? आप ये याद रखिएगा कि ये कौम जो है अपनी सर्वाइवल के लिए आखिरी हद तक जाएगी। आप बार बार बांग्लादेश की बात करते हैं, आप सिक्किम भी ले लें, भूटान भी ले लें, हैदराबाद भी ले लें, आप जो मर्जी ले लें अपनी ताकत के जोर पर, लेकिन लोगों को दिल नहीं आप जीत सकते। आज भी जो मकबूजा कश्मीर है, वहां पे जो कश्मीरी मरता है, वो उसका जनाजा पाकिस्तान के परचम में होता है। वो पाकिस्तान से अपना एक रिश्ता जोड़ते हैं। उनके पानी हमारी तरफ से आ रहे हैं, वो हमारा है। वो जो आपने कश्मीर दबा रखा है, वो हमारा है। अब बाबा, हम सिर्फ ये कहते हैं, हमने नहीं कहा कि हम जंग के इफ्तिखार जोर पे गुज्जर लेंगे। साहब, ये तो बड़ा 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 ही नापाक मंसूबा है। कश्मीर को अपना बताने लगो जब गिलगिट बाल्टिस्तान की बात हो, और उसके बाद जब उससे ज्यादा हो तो सीएए की बात करने लगो, एनआरसी की बात करने लगो, और बोलो कि आपके यहां पूरे मुल्क में ये हो रहा था। आप चाहते क्या है? ये पैन इस्लामिक एजेंडा पाकिस्तान से चलेगा क्या? वो आपके लिए नापाक है, हमारे लिए पाक है और पवित्र है। हम तो हैं ही और पवित्र आपको क्या स्थान। लगता है आपने किस चीज के लिए रखा है वो नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बता दिया था कि हम पटाखे दिवाली के लिए नहीं बचा कर रखते, माकूल वक्त आने पर फोड़ देते हैं। और एटम बम, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा अगर देश की इंटीग्रिटी पर सवाल आएगा। हम घर में घुस करके मारते हैं, आप एटम बम की बात करते हैं, हमें एटम बम दिखाओगे? आइंदा नस्लों की उम्र दराज हो, उनके लिए अमन और खुसूस का माहौल हो, ये बातें करने के बाद एटम बम की बातें की जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आपकी एग्रेशन को, ये पाकिस्तान 1971 वाला पाकिस्तान है? 50 साल गुजर गए हैं, आपके पांव के नीचे एक बटेरा आया और वो बांग्लादेश बन गया, अंदरूनी गद्दारी से बन गया, रशिया की मदद से आपने उसको तोड़ लिया। ये बलूचिस्तान में अंदरूनी गद्दारी चल रही है। रखिए कि बांग्लादेश आज भी आपके सामने एक मुसलमान, लेकिन आरपी सिंह साहब, ये इसके लिए ये जो घाव हैं, इनमें से कई घाव, जैसा आपने ठीक कहा, अभी कविंद्र जी भी कह रहे थे कि कई घाव ऐसे हैं जिनका ये लगने लगा था कि इनका कोई इलाज नहीं है, उनमें से कई में तो मरहम और पट्टी बंध गई। अब इसमें कब होने वाला है? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट समझ लें, इफ्तिखार गुज्जर साहब, आरजू खादमी जी, उस्ताद सिकंदर जी और दीपक सिंह जी, आप चारों लोग बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए। पीओके भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहेगा। मैंने बात कुछ दिखाने जा रहा था, आप लोग दिया, ये इनका वहां का झंडा है। मैं आज कह रहा हूं, ये देख लो, कुछ दिन का आपका मेहमान है, ये हमारे पास ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे, वहां पर भारत का तिरंगा लहराएगा, और बहुत जल्द इसमें देर होने वाली नहीं है, पहली बात समझें। और किसी जगह पर आप नाजायज कब्जा कर ले, आपको दुनिया उस पर उसका आपको मान्यता न दे, और आप उसको कहेंगे नहीं हमारा हिस्सा, उससे बात बनने वाली नहीं, और आप वहां चुनाव कराने की गुस्ताखी करिएगा मत, ये तो बहुत भुगतना पड़ेगा आपको आगे। जो कुंजल गुप्ता जी कह रहे थे कि आपके घर के अंदर जाकर आपको वहां पर आपके अड्डे नस्तबंद किए, अब फिर वापस से उससे ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है, हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, और हम बड़ा क्लैरिटी से कह रहे हैं। और ये आज पकड़ लीजिए, आज से साल 2 साल बाद, 6 महीने बाद, मुझे पता नहीं, समय की सीमा नहीं कर सकता, हम फिर बैठेंगे, सब आप में से कोई रहना चाहे, आपका स्वागत होगा, आप तिरंगा लहराइएगा, भारत माता की जय बोलिएगा, क्या वाला है। मुश्ताक, आपके पास एक बार फिर से। मुश्ताक, मुझे एक बात बड़ी हैरान करती है कि जब जहां जहां हिंदुस्तान से, इसकी सरजमीन से फायदा लेना होता है, यहां के हुक्मरानों की बनाई हुई स्कीम से फायदा लेना होता है, तब हिंदुस्तान उन लोगों को जो कहीं और या अलग अपना मुस्तकबिल देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है, और जब कभी वो रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पर कुछ और चीजें देखने लगते हैं, अचानक उनके नजरिए बदल जाते हैं। इनका कोई इलाज है?
रिलीजियस आइडेंटिटी का मामला जहां तक है तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडिया में तो इतने सारे रिलीजन्स है, पाकिस्तान में भी इतने सारे, साउथ एशिया में तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो रिलीजन का मामला नहीं है। जैसे कि कविंदर जी ने इससे पहले कहा कि एक्सेशन हुआ कश्मीर का, तो वो बिल्कुल सही है। महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन किया, तो उसमें अगर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर भी है तो ठीक है, लेकिन एक्सेशन सिर्फ 3 बुनियादों पे हुआ था, 3 सब्जेक्ट्स पे, जिसमें कि बिल्कुल इंटरनल ऑटोनॉमी थी, और वो कांग्रेस ने और अब बीजेपी ने मिलकर वो सारी इरोड की, जिससे कि यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट हुआ। और यहाँ की जितनी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिनके साथ की बीजेपी ने गठजोड़ किया था पीडीपी के साथ, तो उनके तमाम लीडर्स को डिलेजिटिमाइज करके उनको इलीगली डिटेन किया गया है अभी। तो आपके साथ हिंदुस्तानी कौन है? तो जिन लोगों ने यहाँ पर तिरंगा उठाया, खड़ा किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये इंटरनल ऑटोनॉमी ऐसे ही चलनी थी क्या? यहाँ पर आकर दहशतगर्द अपना काम करते रहे, यहाँ के रिसोर्सेज की लूट चलती रहे, यहाँ इंटरनल ऑटोनॉमी के नाम पर उन नेताओं के लड़के विदेशों में पढ़े और यहाँ पर दहशतगर्दी का आलम फैलाया जाए, यह है क्या इंटरनल ऑटोनॉमी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर पाकिस्तान के झंडे फहराए जाएं, जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी नारे लगाए जाएं, ये इंटरनल ऑटोनॉमी थी। इंटरनल ऑटोनॉमी कहां चलने दी कांग्रेस ने? 53 में ही तो यहाँ के मास लीडर शेख अब्दुल्ला को जेल भर दिया, इलीगली, और वो भी 3 लोग आकर ऐसा कर जाएं और वहां माहौल बनाने की कोशिश करें। माहौल क्यों बनता है यहाँ पर? ये माहौल दिल्ली में क्यों नहीं बनता है? ये माहौल और कहीं क्यों नहीं बनता? आप क्योंकि वो लगा हुआ हिस्सा है, धीरे धीरे जो पास में है उसको धीरे धीरे अपनी तरफ सिकोड़ते हुए कब्जे में लिया जा सकता है। कब्जा करने की जिसकी नियत होती है वो बड़े आसानी से लोगों को बरगला कर, भटका कर, धर्म का हवाला देकर अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। उस एंगल में बनाना चाहते। कश्मीरी तो नए दुश्मन है, यहाँ कश्मीरी मुसलमान नया दुश्मन है बीजेपी के लिए। आरपी सिंह साहब, अब सवाल यह है कि यह झंडा तो मोड़ा गया, लेकिन सद्बुद्धि कैसे आएगी लोगों को? सद्बुद्धि आएगी जिस दिन हमारी फौज वहां पर जाकर तिरंगा लहरा देगी, सारी सद्बुद्धि आ जाएगी। मैं और इसलिए नहीं मोड़ा मैंने कोई दिखाने के लिए, कि समय की बात है। हमारी सरकार जो सोचती है करती है। अगर आज गिलगित बाल्टिस्तान का और पाकिस्तान ऑक्युपाइड के हम लोगों ने वेदर रिपोर्ट देनी शुरू कर दिया, तो कारण है। और अभी थोड़े दिन इंतजार करिए, वहां के लोग हमारी पार्लियामेंट में भी बैठेंगे, वो वहां से ही लोग अपनी पार्लियामेंट में भी लेकर आएंगे। निश्चित रहिए, वहां के लोग हमारी असेंबली में आएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ कुछ एक आएंगे। जगहों पर दीपक झा के पास में ये समझने के लिए चलूं कि कुछ एक समस्याओं को इसलिए बना रहने दिया गया क्योंकि उसमें कुछ दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट फलते फूलते थे, कहीं इसलिए तो ये समस्या नहीं बनी रही आज तक, और अब लगता है कि इसमें फुल स्टॉप लगने की नौबत आ रही है। दिनेश जी, हमने 70 सालों में वो काम किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हमने ही किया था, हमारी सरकारों ने किया था। तो भाजपा के लोग राष्ट्रवाद का मुद्दा ना फैलाए। राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी यहाँ बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से रहता है, लेकिन आज समस्या नहीं कि एक कहां जाएगा, ये हिंदुस्तान में ही आएगा, हिंदुस्तान का ही है। भाजपा इसको एक मुद्दा क्रिएट कर रही है कि हम इसको अपना बना लेंगे। बनाएंगे नहीं, वो हमारा ही है, हमारे पास ही रहेगा। आज पाकिस्तान के नाम पे ही आप चुनाव जीत रहे हैं। मुद्दा ये है, भारत में मैं अभी इंटरनेशनल आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, हमारी पार्टी सरकार के साथ है, देश का हर व्यक्ति हो वो सरकार के साथ है। लेकिन आप हर वक्त पाकिस्तान के नाम पे देश के अन्य मुद्दों को भटका नहीं सकते। आज समस्या ये है कि आपको देश में कोरोना से लड़ना है, आपको बेरोजगारी से लड़ना है, अर्थव्यवस्था से लड़ना है। इन सब चीजों के जब आप लड़ने की बात आती है तो आप पाकिस्तान के पीछे चले जाते हो कि हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। उस समय जब आपको ये लड़ाइयां लड़नी है दीपक झा, जब आपको ये लड़ाइयां लड़नी है, उस समय अगर बगल से उकसावे वाली हरकतें हों तो क्या नजरअंदाज कर देना चाहिए कि अभी हमारे लिए प्रायोरिटी यहां है? तो नेस्तनाबूद कर दीजिए। देश 135 करोड़ आपके साथ खड़ा है। अगर आपको लगता है पाकिस्तान आपका दुश्मन है तो आप खड़ा कर दीजिए। 56 इंच का सीना दिखाया था चुनाव के टाइम पे मोदी जी। आप क्या मानते हैं, दुश्मन है नहीं है? कैसे
नहीं, मैं कहता हूं, कब्जा मोदी जी करना क्या गलत कहते हैं? बात है कि नहीं है? भाजपा के लोग क्या कहते हैं? भाजपा के लोग क्या कहते हैं? ये होता है ना, आज सरकार में हम तो कह रहे हैं उनके साथ है इनके निर्णय पे, लेकिन अगर इनको लगता है इसको मुद्दा नहीं, इसको इशू मत आप ये बनाइए, बताइए इसके कि नाम पे कांग्रेस चुनाव का मत शासन कीजिए, होता, इसके कोरोना नाम पे चल रहा जनता होता को और उधर बताइए। गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने को लेकर कह दिया गया होता कि यहाँ चुनाव होंगे और यहाँ चाइना को हम दे रहे हैं, यहाँ पर एक बांध भी बनाया जाएगा। क्या करता कांग्रेस का हुक्मरान क्या करता? दिनेश जी, हाइपोथेटिकल सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। जो रियलिटी है वो रियलिटी पे हम बात करेंगे। वहां पे अगर ऐसी सिचुएशन आती तो हम डेफिनेटली। तो राहुल गांधी अभी निकलकर कोरोना के संदर्भ में सरकार को सुझाव जो देते हैं वो काल्पनिक होते हैं, यथार्थ होते हैं? मैंने एक समस्या आपके सामने रखी, उसका समाधान क्या होगा ये पूछा आपने, उसको काल्पनिक कर दिया। अभी जो हो रहा है वो काल्पनिक हो रहा है। राहुल गांधी ने कविंद्र गुप्ता, आपके पास मैं आ रहा हूं। कविंद्र गुप्ता के पास एक बार फिर मैं आ रहा हूं। कविंद्र गुप्ता, ये जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये कि गिलगिट बाल्टिस्तान में हम जो करते रहे उसकी तरफ जब भी उंगली उठे हम कश्मीर की तरफ बात करें और उसको मकबूजा कश्मीर करार दें। आने वाले दिनों में इसको लेकर साइकोलॉजिकल लेवल पर किस तरीके से काउंटर किया जाना है? देखिए, हम साइकोलॉजिकल लेवल पर जो कांग्रेस करती रही है वो हम नहीं कर सकते। हम जो कहते हैं, मैंने पहले ही कहा, हम जो कहते हैं करते हैं। और जो हमने एजेंडा बनाया है, आज भी 70 सालों से जिस प्रकार से कांग्रेस ने उन लोगों को कश्मीर में सत्ता सौंप दी जो कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, ये उनके साथ हमेशा से खड़े होते रहे। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, नेहरू की गलती के कारण से, नेहरू ने तब गलती ना की होती, सरदार पटेल को जितने वोट पड़े थे प्रधानमंत्री के लिए, अगर उसको प्रधानमंत्री बनाया होता तो उस वक्त ये बातें नहीं होती। इसलिए जब वो हमने अपने सुरक्षा कर्मियों की, अपने आर्मी की कितने बलिदान दिए हैं, उसको सहा नहीं जा सकता। समय आ गया है कि अपना पूरा हिस्सा वापस लेने का, और लेंगे। और मैं ये सही कह रहा हूं आपको, कुछ दिनों में कांग्रेस तो तब भी यहां पर जब उड़ी पर भी सवाल खड़ी करती थी, वो वहां पर जो हमला है हमने किया है, ये नहीं। कांग्रेस की इस तरह की सोच है। आज इनको अपने दिमाग चेंज करने होंगे। अगर ये भारत का हिस्सा, ये भारत माँ की जाए, और वंदे मातरम को इन्होंने पार्लियामेंट में खत्म कर दिया। इस तरह के लोगों के कारण से ही तबाही हुई है। अब वो तबाही और होने वाली नहीं। ये भारत जिसको हमने अपनी मां माना है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अभी ये ऐसे नहीं, जैसे नेहरू जी ने कहा था, वहां लद्दाख का हिस्सा दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां कौन सा इफ्तिखार साहब, अभी दो तरह के नजरिए आप यहां सुन रहे हैं हिंदुस्तान में। पाकिस्तान से जो हमारा हिस्सा है, कौन सा नजरिया ज्यादा सूट करता है, कविंद्र गुप्ता वाला या दीपक झा वाला? हम जनाब अली अपना नुक्ता नजर रखते हैं, अपनी बात करेंगे, अपनी चीज का। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब आप ताकत के इस्तेमाल की बात करते हैं ना, तो पूरी दुनिया के आप कट के रह जाते हैं। इस वक्त जो है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसका सबसे बड़ा मसला है। 8 महीने हो गए हैं आपने ऑक्युपाइड कश्मीर के कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रखा है। ना आप उनको बेचारों को बाहर निकलने देते हैं, ना उनको मेडिसिन लेने देते हैं। ये कर्फ्यू लगा रखा है आपने, तो ये कैसे करेंगे? ये भारत क्या इसी तरह की डेमोक्रेसी के ऊपर जिंदा रहेगा? नहीं, वही बात तो हम गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में पूछते हैं ना। वहां पर आप टेररिस्ट एक्ट लगाकर उन लोगों को बंद कर देते हैं जो वहां ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, केवल केयर टेकिंग का जो जिम्मा मिला है वो करना चाहिए, गिलगिट बाल्टिस्तान में आप उससे ज्यादा दखलंदाज हो जाते हैं। अभी अपनी बात कर लीजिए ना चौधरी साहब, और ये भी बात कर लीजिए कि ठीक है, अगर ये डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं तो कम से कम कोरोना, आप इंसानियत का हवाला दे रहे हैं ना, तो कम से कम कोरोना तक ये मामले टाले जा सकते हैं क्या? चीजें स्टेटस को में छोड़ी जा सकती हैं क्या? सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया का सबसे, देखें, अगर आपका पड़ोसी बुरा है ना, तो मैं समझता हूं आपकी जिंदगी पैनिक है। हमारी किस्मत से हमें पड़ोसी ऐसा गंदा मिला है कि जिसने पाकिस्तान को बनते ही 24 साल बाद उसको तोड़ने की कोशिश की, बैरूनी इमदाद से, अंदर नफरतें फैला के। लेकिन आपने जब बात करते हैं आप ये हरि सिंह की और ये इन लोगों की, तो आप उस वक्त ये आप ना हैदराबाद की क्यों नहीं बात करते? आपके और जो जितने जूनागढ़ है, आप मैं उसकी सवाल बात पूछ रहा हूं वो जवाब दीजिए ना। कोरोना के समय में इंसानियत के तकाजे में यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान में आप स्टेटस को रखेंगे, आप यूएन की बात मानेंगे यहाँ दखलंदाजी ना करने की, आप करेंगे जो आपके मन में आएगा? एक बात सुनिए, यूनाइटेड नेशन ने 1948 में आपके प्रधानमंत्री के कहने के ऊपर प्लेबिसाइट की बात की है।
हम कहते हैं आप गिलगित बिल्तिस्तान यूनाइटेड नेशन ने अभी आपके वहां चुनाव कराने के बारे में आपकी जो सबसे बड़ी अदालत है और आपकी राष्ट्रपति ने जो उस पर मुहर लगाई है उसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने कहा ये नहीं होना चाहिए। आप उसकी बात मानेंगे या आप वो करेंगे जो आपके मन में आएगा? हम यूनाइटेड नेशंस को ये कहेंगे कि आईना लेख के उसमें अपना मुंह देखे। उसकी जो करारदादें 1948 से हैं और उसके बाद रिपीट शिमला माहदे, ये सारी चीजें यूनाइटेड नेशन को आईना दिखाएंगे और इलेक्शन जीबी में हो के रहेगा। मैंने जो सुना वो ठीक सुना, आप यूनाइटेड नेशंस को आईना दिखाएंगे। इलेक्शन हुए, हमारा जो आजाद कश्मीर का वजीर आजम है, इलेक्शन हो के रहेगा, यूनाइटेड नेशन को हम आईना दिखाएंगे। कविंद्र गुप्ता, आपकी कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं, हमारा आजाद का वजीर आजम वो इमरान खान। कविंद्र गुप्ता, इनका कहना है हम यूनाइटेड नेशंस को आईना दिखाएंगे और वहां गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव होके रहेंगे। देखिए, इनकी मौत आई हुई है, इनको पता है क्या करना है। ये डर से बेचारे, पता नहीं इनके मुंह से क्या निकल रहा है। मैं इनको कहता हूँ ये यूनाइटेड नेशन की बात जो है आप वहां पर इलेक्शन करवा के दिखाइए, उसके बाद बात करेंगे। आप वहां पर इलेक्शन करवा के दिखाइए, उसके बाद बात करेंगे। ये बात याद रखिए, मैं आपके चैनल पे ये रिकॉर्डेड बात कर रहा हूं कि जो 5 साल बाद ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, जो हमारा आजाद कश्मीर है, अल्लाह के फजलो करम से हमारे आजाद कश्मीर के लोग इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके वहां स्कूल, कॉलेजेस, रोड, सड़कें, लैंड क्रूजरें देखें और आप तो भूख मंगे हो यार। आपके पास तो क्या लतीफा सुनाया है आपने इफ्तिखार साहब? खाने पीने की सोच, लेकिन सवाल यह है कि लतीफा आपने ऐसा सुनाया है जिसमें हंसी भी नहीं आ रही है। सोच नहीं बनी। आरपी सिंह साहब इतनी बढ़िया स्थिति में है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और इधर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये कहां से सूचनाएं मिलती हैं इनको? ये पूरा पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर खड़ा होता है, कभी अमेरिका के आगे, कभी चाइना के आगे, कभी अरब कंट्री के आगे। भीख का कटोरा हर तीसरे महीने भीख का कटोरा लेकर खड़ा होता है कि कुछ दान दे दो, कुछ देर हमको और चलने दो। ये स्थिति है। और मैं चाहूंगा, जो अभी आपने यूएन के बारे में बोला ना, मैं चाहूंगा हिम्मत हो तो अपने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कराओ। और दीपक जहांगीर, सुनो, दीपक जहांगीर, मोदी जी के बारे में बोल रहे थे आप, दीपक जहांगीर, ये ध्यान रखना। आरजू काज़मी अपने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लेकर आएंगी यूएन को आईना दिखाने वाला। देखिए, हम इंडिया से उसी जबान में बात करेंगे जो जबान आप लोगों को समझ आती होगी। अरे यूएन के लिए कौन सी जबान इस्तेमाल करेंगे आप? रेजोल्यूशन लेकर आएंगे। यूएन की बात नहीं कर, मैं यूएन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। और आप लोग कभी भी जो आजाद कश्मीर हमसे नहीं ले सकेंगे, वो हमारा ही है, बल्कि आपको अपनी साइड का कश्मीर भी छोड़ना पड़ेगा। वो तो आपने सुना होगा ना कि दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, वो खुद गिर जाते हैं। आप लोग बिल्कुल वही कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के लिए खड्डा खोद रहे हैं, लेकिन आप खुद उसमें गिरेंगे और ये आप देख लिएगा। नहीं, खड्डा तो ठीक है, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे ये कश्मीर जिसका आप जिक्र कर रही हो रसगुल्ला है, उठाया जाएगा और मुंह में डाल लिया जाएगा। ये मंसूबे तो बहुत दिनों से पाले जा रहे हैं आरजू काज़मी। लेकिन सर, ये मंसूबे तो बहुत दिनों से पाले जा रहे हैं, लेकिन इसमें आगे और आगे हालात क्या बन रहे हैं वो तो आपके सामने है। दीपक झा, लेकिन आपसे एक सवाल पूछा था आरपी सिंह ने जी, सुनाई नहीं दिया था मेरे को। आरपी सिंह, सवाल रिपीट कीजिए अपना। दीपक जहांगीर, सुनो, ये झंडा था जो आपने कश्मीर छोड़ा था। आज ये झंडा नहीं है। और आखिरी झंडा मैंने सोविनियर की तरह रखा है, अपने पास एक सोविनियर रखा है मैंने अपने लिए। ये साइन है वहां के स्पीकर के, आखिरी बार वहां पर ये झंडा उतारा गया। और ये बात सुनो दीपक जहांगीर, इस झंडे पर भी वहां के स्पीकर के साइन करा कर रखूंगा अपने पास सोविनियर। ये प्रधानमंत्री मोदी है, 56 इंच का सीना नहीं, है। आप ये जानबूझ के आप सरदार आरपी सिंह साहब, आप जानबूझकर दीपक झा को दीपक जहांगीर कह रहे हैं और ये झंडा दिखाकर बात कर रहे हैं। ये दीपक झा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आप उनसे बात कर रहे हैं या आप समझ रहे हैं पाकिस्तान से कोई जुड़ा हुआ है आपके साथ? मैंने सरदार आरपी सिंह इनकी मानसिकता को क्या हुआ नाम बिगाड़ने से। हिंदुस्तान में देखिए, यही दिनेश जी, यही है इनका, किसी को पप्पू बोलेंगे, किसी को जहांगीर बोलेंगे, किसी को पाकिस्तानी बोलेंगे। ये देश में ही हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, हम तो इनके साथ खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं, उनको ये लगा कि आप पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आरजू काज़मी, आरपी सिंह के हाथ में एक झंडा था जिसमें उन्होंने, जो जम्मू कश्मीर में अलग झंडा हुआ करता था 370 एब्रोगेट होने के पहले,
वो उन्होंने दिखाया, उन्होंने बताया कि ये पास्ट की बात हो गई, ये सुवेनिर के तौर पर मैंने रखा हुआ है और कुछ दिनों में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान का जो झंडा है वो भी मैं सुवेनिर के तौर पर अपने पास रखूंगा। आरजू काज़मी, वो दूसरी डिबेट्स में भी आजकल वो झंडा लेके घूम रहे हैं, पता नहीं उनको किसने आइडिया दे दिया है, और वो हर डिबेट में वो झंडा दिखाते हैं और वो बिल्कुल सेम यही चीज ऐसे जैसे कोई सीडी चल रही होती है, वो यही बात कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता इतने सेंसिबल लग रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त उनका आईक्यू लेवल पता लग जाता है जब वो झंडा दिखाते हैं और झंडा दिखा के बात करते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बड़े अच्छी बातें किया करते थे, अब उनके आईक्यू लेवल को क्या हो गया है। सर प्लीज इतना ज्यादा डिबेट्स में ना देखा करें सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये झंडा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, चौधरी इफ्तिखार, आप लगातार कुछ कहते जा रहे हैं, लेकिन जब बाकी मेहमान बोल रहे होते हैं, एक कोई बोल रहा होता है तो बाकी सबको अगर बहुत आवश्यक नहीं हो तो बाकियों का आवाज कम रखी जाती है, इसलिए आप बीच में क्या कह रहे थे वो सुनाई नहीं दिया। लेकिन आपके नाम के आखिर में जो गुज्जर लगा हुआ है ना, ये गुर्जर जो है हिंदुस्तान में बहुतायत में होते हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की फ्रीडम के लिए न जाने कितना सैक्रिफाइस किया है और हमारे यहाँ की बड़ी इसको लेकर बड़ा गौरव करते हैं हिंदुस्तान के लोग। लिहाजा आपके नाम के साथ भी जो गुज्जर लगा हुआ है उसका हम एहतराम करते हैं और हम जानते हैं कि आप यहीं के थे, फिर बाद में चीजें बदली, मजहब भी बदले गए बहुत लोगों के और आप एक अलग मुल्क लेकर चले गए उधर। अब मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूं कि कम से कम इंसानियत के लिए कोरोना के टाइम पर एक दूसरे को उकसाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान को हिंदुस्तान को प्रोवोक नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमारे दिमाग में अल्लाह पाक ने जो अकल दी है, हम मुसलमान हो गए, हमारे पास एक डबल ब्लेंड हो गया, एक खून हमारा दलेर था, गुजर था, चौहान था, दूसरा ऊपर के ऊपर ईमान हमारा पक्का हो गया। यार आप तो मैंने तो पहले इस बात को लेकर कह दिया कि यह जो सरनेम है ये हमको अपना जैसा लग रहा है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूं कि क्या ये वक्त है कोरोना के समय में पड़ोसी को प्रोवोक करना चाहिए क्या आपको? मैं कहता हूं कोरोना के वक्त में कोरोना से लड़ाई लड़नी चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, जिंदा बचना चाहिए। मैं इसीलिए शुरू से कहता हूं कि हमने अपनी जिंदगियां गुजार ली, हम नई जनरेशन को इस नफरत में न ले जाएं, हम कोरोना में मिलके एक दूसरे से बात करें। कल मैं आपके टेलीविजन पे था जब मैंने उनको ये बताया है कि कोरोना मेडिसिन जो है ना, अमेरिका ने लाइसेंस दिए हुए इंडिया और पाकिस्तान को, हमें उस पर तवज्जो देना चाहिए। मेडिसिन बनाने पे पाकिस्तान बना रहा है तो उसने एकदम शोर कर लिया, वो पाकिस्तान ने वैक्सीन बना ली और ये और वो। इस तरह का मजाक उड़ाना किसी का बेहतर नहीं है। हम लाशें उठा रहे हैं, इस वक्त मुर्दे हैं, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा है। आप बात कर रहे हैं, हमने तो कोरोना के अलावा भी इंसानियत बरत के देखी है सर। हमने यहां से वहां तक बसेस चलाकर देखी हैं, आपके यहाँ के लोगों को यहाँ आमंत्रित करके देखा है, खुलूस और मोहब्बत न जाने कितनी बार हमने बरसाई है, लेकिन उसका बदला हमको क्या मिलता रहा है सर? कोरोना के समय हम जिम्मेदारी से रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या ऐसा करने देगा? सर आप कश्मीर के लोगों से भी मोहब्बत करें, कर्फ्यू उठाएं, 9 महीने हो गए हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हैं? वहां पे सेटलमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहां उनकी औरतों और बच्चों के साथ। आपका एक बंदा कहता है कि कश्मीरी औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं, हम मजे करेंगे। यार ये शर्म वाली बात है या नहीं है? सर ये हूरों की बात उधर होती होंगी और माले गनीमत समझ के दूसरों की स्त्रियों के बारे में ये बात कहीं और होती होगी, यहाँ नहीं होती। यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात होती है सर। ये किस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं आप? तो हम आपके जो अभिनंदन है ना उसकी मूंछें काट के आपको वापस करते हैं, आपने उसको इज्जत से वापस किया, इसलिए कहा कि जाओ भाई बच्चा, ये दोबारा इस तरफ ना आना, कौम जाग रही है। कविंद्र गुप्ता, जाग रही है। आने वाली पीढ़ियों को क्या दिया जाएगा? इफ्तिखार साहब का बड़ा जोर इस बात पर है, आने वाली पीढ़ियों को जम्मू कश्मीर से नाता रखने के हवाले से आप क्या देना चाहते हैं? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर रहा हूं, वहां पर 24 सीटें हमने रखी हुई हैं जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। अगली बार जब यहां इलेक्शन कराएंगे वहां के लोग भी आकर के यहां पर बैठेंगे। इसलिए मैं इनको सोचता हूं, जो आप सोच रहे हैं उनको सोचना बंद कीजिए। अब पूरा जम्मू कश्मीर एक साथ हम रखेंगे, आप चिंता मत करिए। कश्मीर का ख्वाब देखना बंद कर दिया जाए, वो जो दूसरे का है वो हड़पना अपना हक समझकर बताना बंद कर दिया जाए। भलाई इसी में है। हमारे अड़ीबाजों का आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। ट्रकों के पीछे अक्सर आप लिखा हुआ देखते होंगे
वो सिर्फ यूं ही लिख दी गई बात नहीं है, वो लोगों के जज्बात झलकाती है। दूध मांगोगे खीर देंगे। आज की अड़ी में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।